हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में इफ स्टेटमेंट पढ़ा है और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा है। दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पार्ट हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज होता है कंडीशंस विद इन कंडीशंस लगाने के लिए। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट के अंदर तीसरा इफ स्टेटमेंट लगाने के लिए। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सुपरमार्केट जा रही हूँ और मेरी मदर मुझे बोल रही हैं कि अगर तुम सुपरमार्केट जाती हो तो तुम साथ में वहां से ऑरेंज भी ले आना। अगर जाऊंगी सुपरमार्केट तो ऑरेंजेस लेकर आना। अगर ऑरेंजेस लेकर आती हो तो ग्रैप्स भी ले आना। अगर ग्रैप्स लाती हो तो दही भी ले आना, कर्ड भी ले आना। सो अगर सुपरमार्केट जाओगी तो ऑरेंजेस, ऑरेंजेस लाओगी तो ग्रैप्स और ग्रैप्स लाओगी तो कर्ड। मतलब कर्ड लाने की डिपेंडेंसी किस पर है कि मैं सुपरमार्केट जाती हूँ कि नहीं। कर्ड लाने की डिपेंडेंसी किस पर है कि मैं ऑरेंजेस लाती हूँ कि नहीं। कर्ड लाने की डिपेंडेंसी किस पर है कि मैं ग्रैप्स लाती हूँ कि नहीं। ऐसे ही ग्रैप्स लाने की डिपेंडेंसी किस पर है, मैं ऑरेंजेस लाती हूँ कि नहीं और मैं सुपरमार्केट जाती हूँ कि नहीं। और ऑरेंजेस लाने की डिपेंडेंसी इस बात पर है कि मैं सुपरमार्केट जाती भी हूँ कि नहीं। तो अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगी, इफ सुपरमार्केट, तो ये ट्रू होगी कंडीशन इफ ऑरेंजेस। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इफ ग्रैप्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इफ कर्ड। सो अगर मुझे यहां पे लिखे हुए इफ स्टेटमेंट के अंदर के स्टेटमेंट्स जो है उन्हें सॉल्व करना है तो उनके लिए सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है उसे ट्रू होना जरूरी है। उसके बाद जो एक और आउटर इफ के अंदर इनसाइड इफ है, इनर इफ है, उसकी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। इनर इफ के अंदर सब इनर इफ है, उसकी भी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। तब जाके इनर मोस्ट इफ जो है हमारा ये, इसकी कंडीशन सॉल्व होगी और इसके स्टेटमेंट सॉल्व होंगे। तो अगर मैं इन्हें नंबर्स दूं तो 1 2 3 4। सो मैं चाहती हूं अगर फोर्थ कंडीशन जो है हमारी, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व हो, उसके लिए थर्ड सेकेंड फर्स्ट कंडीशंस का सॉल्व होना जरूरी है। अगर यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा रन नहीं करेगा। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट्स, थर्ड इफ स्टेटमेंट्स का वर्क करने के लिए 2 और 1 कंडीशन ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर वो उन दोनों में से कोई सी भी एक फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हमारी जो थर्ड इफ स्टेटमेंट है वो सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए, फर्स्ट की डिपेंडेंसी सिर्फ खुद पर है कि अगर वो ट्रू होगा तो वो पूरा सॉल्व होगा। इसको अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। इफ कंडीशन braces, if condition braces, if condition braces, और आगे n नंबर ऑफ इफ्स हम लिख सकते हैं जितना चाहे उतने। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करना जरूरी है। और ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 नेस्टिंग हो रही है, नेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस नेस्ट को ओपन करना है तो उसके लिए सबसे इनिशियल नेस्ट को ओपन करना जरूरी है। इसीलिए इनको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमें ब्रेसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने ब्रेसेस लगाने में जरा सी भी गलती कर दी तो एक इफ दूसरे इफ के अंदर नेस्टेड नहीं होगा और हमारा जो आउटपुट आना है वो नहीं आएगा, गलती हमें शो नहीं होगी। हमें जरूर ये बोला जा सकता है कि मिसप्लेस्ड ब्रेसेस, इस टाइप का आ सकता है हमारे पास एरर, बट उस एरर को हमें समझने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब तक हमारा जो प्रोग्राम है उसका ऑप्टिमाइजेशन खराब हो चुका होगा। सो इस तरीके से ये होता है। अब इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम समझ सके कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर नेस्टेड इफ वर्क करता है। सबसे पहले जब हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन में
इनपुट आता है तो यहां पर एक कंडीशन हम चेक करते हैं, इनिशियल कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां पर स्टेटमेंट्स अगर कुछ हैं तो वो स्टेटमेंट्स भी सॉल्व होंगे, साथ में अगर कुछ एक और कंडीशन है तो वो सॉल्व होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व होगी, और ये कंडीशन ट्रू होती है और इस तरीके से हमारा कंडीशंस रन होती जाएंगी। फाइन। अगर हमारी इनिशियल कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में हम जो हमारा बाहर की स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम के, स्टेटमेंट्स आउटसाइड नेस्टेड इफ, तो अगर हमारी कंडीशन इनिशियल कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंपाइलर कहां जाएगा, यहां पर। अगर हमारी उसके बाद की कंडीशन फॉल्स होती है तो भी यहां पर आएगा, अगर उसके बाद की कंडीशन फॉल्स होती है तो भी यहां पर आएगा, अगर उसके बाद की कंडीशन फॉल्स होती है तो भी यहां आएगा, और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का जिस तरीके से चल रहा होगा वैसा चलता जाएगा। इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट होता है हमारे नेस्टेड इफ का। अब इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम के अंदर मैं चाहती हूं कि मुझे चेक करना है कि पहला जो हमने प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स के थ्रू कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं वोट के लिए, वो तो चेक करे। साथ में अगर आप 18 वर्ष से बड़े हैं, 18 ईयर्स से बड़े हैं, तो फिर वो ये चेक करे कि आप 60 से कम तो नहीं हैं। अगर आप 60 से कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं जॉब करने के लिए, आपकी रिटायरमेंट की एज है। और अगर आप 60 से कम हैं तो वो प्रिंट होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं काम करने के लिए एंड यू आर हायर्ड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो मैंने आपसे सिनेरियो डिस्कस किया है इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल एज नाम का। फाइन, उसी को हम चेक करेंगे और हमने यूजर से वो वैल्यू एज की ले ली, printf एंटर एज, और हमने scanf करी वैल्यू %d एम्परसेंड एज। अब हमने इसमें एक कंडीशन लगाई, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर एज बड़ी है 18 से तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहां पे पहले तो प्रिंट हो जाना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो यहां पे हम एक printf लिखेंगे, printf यू आर एलिजिबल फॉर वोट। इसके बाद ये प्रिंट होना ही है। इसके बाद हम चाहते हैं चेक करना कि एज हमारी जो है वो 60 से ज्यादा है कि कम है। तो हम यहां पे लगाएंगे एक और इफ कंडीशन जिसके अंदर हम लिखेंगे इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, क्योंकि 60 वाले भी रिटायर्ड ही कहलाते हैं। 60 कंप्लीट दैट मीन्स रिटायर्ड। उस केस में यहां पे प्रिंट होना चाहिए printf sorry you are retired from job। फाइन। इसके बाद ये हम ब्रेसेस यहां से हटा देते हैं, इधर लाते हैं। इसके बाद एक और इफ कंडीशन चेक करते हैं हम यहीं पर, जहां पे हम लिखेंगे इफ एज इज लेस देन 60, सिर्फ लेस देन क्योंकि 60 वाले तो रिटायर्ड है। इसमें हम लिखेंगे printf congrats you are hired। फाइन। सो इसका जो कंसोल पे हमारा, अगर हम इनपुट दे रहे हैं 27,
तो उस केस में हमारा कंसोल पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी? सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर यहां पर आएगा वो कंडीशन देखेगा, ट्रू हो गई कंडीशन इफ की, तब वो क्या करेगा, यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद वो यहां पर लिखेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। फाइन। इसे प्रिंट कराने के बाद कंपाइलर दूसरा स्टेटमेंट रीड करेगा और दूसरा स्टेटमेंट इटसेल्फ इफ है, तो इफ को वो वापस से रीड करेगा और अब यहाँ पे एज को कंपेयर करेगा 60 से। तो अगर, क्योंकि हमारे केस में 27 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमारा अभी भी हम ये आउटर इसके अंदर ही है। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, उसको सॉल्व करेंगे। एज इज लेस देन 60, ये ट्रू हो जाएगी और हमारा यहां पे प्रिंट हो जाएगा कॉन्ग्रेट्स यू आर हायर्ड। फाइन। अगर मेरा इनपुट 27 ना होते हुए 72 होता फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में यहां पे हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाता? हमारे कंसोल पे प्रिंट होता सबसे पहले यू आर एलिजिबल फॉर वोट, दूसरी चीज हमारी यहां पे जब कंडीशन चेक होती तो वो ट्रू हो जाती, उस वजह से यहां पे लिखा था सॉरी यू आर रिटायर्ड। फाइन। उसके बाद यहां पर आता कंपाइलर, कंडीशन रीड करता, फॉल्स हो जाती, इसलिए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से हो गया? जैसे ही इनपुट मिला यहां पर क्या, एज इक्वल्स टू, पहले मिला 27, तो उस केस में यहां पर आउटर इफ जो है उसने चेक करा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ट्रू हो गया। ट्रू होने की वजह से यहां पर एक और कंडीशन चेक हुई, सॉरी, ट्रू होने की वजह से सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, एक प्रिंट हुआ स्टेटमेंट वोट के लिए। उसके बाद एक और कंडीशन चेक हुई, वो क्या हुई, 27 इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इसलिए यहां से हमारा फॉल्स हो गया, तो हम दूसरी कंडीशन पे गए, दैट इज 27 इज लेस देन 60, तो यहां से हमारा प्रिंट हो गया यू आर हायर्ड वाला। फाइन। ये हमारा रूट हुआ किसका, जब हमारी वैल्यू 27 थी। बट अगर हमारी वैल्यू जब 72 होती, उस केस में यहां तक तो बिल्कुल सिमिलर होता, उसके बाद यहां पर हमारा 72 ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 चेक होता। उस केस में ये सब नहीं एग्जीक्यूट होता। उसके बाद एग्जीक्यूट होता यहां पर जो लिखा था रिटायर्ड वाला। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ नेस्टेड इफ का। चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो अब हमारा यहाँ पर प्रोग्राम हम एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया था एज नाम का, उसकी हमने वैल्यू यूजर से इनपुट ली है। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर एज, और यहाँ पे हम स्कैनफ यूज कर रहे हैं, परसेंटाइल डी % एज। अब यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। आप देखिए मैं जब प्रोग्राम लिख रही हूं तो मैं साथ में ब्रेसेस लिख रही हूँ पेयरिंग में, ताकि मैं ब्रेसेस भूलू ना। अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो आप बाद में जाके ब्रेसेस भूल जाएंगे। सो मैंने इफ के ब्रेसेस लिखे, उसके अंदर एक और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल फॉर वोट इसके बाद मैंने एक और इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखा है, जिसके अंदर मैं वैल्यू को, एज को चेक कर रही हूं कि 60 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है।
और यहां पे मैं प्रिंट करा रही हूं स्टेटमेंट, सॉरी यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। नहीं तो यू आर रिटायर्ड लिखना अच्छा नहीं लगेगा। नाउ if age is less than 60, so printf congrats, you are hired। अब यहाँ पे हमारा आउटर इफ का खत्म हो गया है स्टेटमेंट पूरा, ब्रेसेस खत्म हो गए। यहाँ पे हम गेट सी फंक्शन लगाएंगे और अब हम इसे सेव करके कंपाइल करेंगे। ओके अब इसे हम रन करेंगे। एज हमने लिखा 43, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, कांग्रेट्स, यू आर हायर्ड। अगर मैंने एज लिखा है यहां पर 72, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, सॉरी यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। इस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स कर सकते हैं। यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है, एलिजिबल, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने यहां पर इस इफ की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना करते हुए सिर्फ एक इक्वल लिख दिया होता, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता? लेट्स चेक करें। हम कंपाइल करते हैं। एक वार्निंग आई है, पॉसिबली इनकरेक्ट असाइनमेंट। आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या होने वाला है। हमने यहाँ पर डबल इक्वल्स टू नहीं, इक्वल का सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा है। दैट मीन्स वैल्यू असाइन हो रही है। हम वार्निंग को नेग्लेक्ट करेंगे और हम रन कर देंगे। अब एज हम यहाँ पे डाल रहे हैं 32। सो यहाँ पे अभी 32 लिखने की वजह से तो आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोट, लेकिन सॉरी यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब। बट अकॉर्डिंग टू अपने इनपुट के 32 इज लेस देन 60, तो उस केस में लिखा आना था कांग्रेट्स यू आर हायर्ड। बट यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने की वजह से एज की वैल्यू रीअसाइन हो गई है 32 से 60। तो उस केस में जो हमारा दूसरा इफ है वो रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली।